अब देखिए ये यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्लास 11th का जितना भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो इस क्लास में क्लास 11 से रिलेटेड जो भी डायमेंशन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो भी डायमेंशन के क्वेश्चन होंगे वो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 11th का हम लोगों ने पिछले पार्ट में लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कर लिया है। जितने भी डायमेंशन हमने थे सारे हमने प्रूफ कर लिए। अब क्लास 12th का इस वाले में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है एक्चुअल में। देखिए, हम लोगों ने जितने भी डायमेंशन निकाले हैं, तो उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो उसमें मास था, लेंथ था, टाइम था, केल्विन जो भी थी, ये सारी चीज़ें थी जो BSI यूनिट में यूज होती, तो वो सारी चीज़ें फंडामेंटल क्वांटिटी थी। पर इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उनको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानना है, हमें फंडामेंटल क्वांटिटी मान करके चलना है। डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हुए आपको फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन आपको निकालनी है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हुए, ठीक है डिराइव क्वांटिटी, लेकिन आपको मानना है। क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है कि आपको मान करके निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसी के टर्म्स में इसका हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, और बिल्कुल ये एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आने लायक है, और कोई भी कैलकुलेशन इसमें वियर्ड कैलकुलेशंस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको डेंसिटी का सबका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन यहाँ पे डेंसिटी का दिया हुआ है, मैंने दिया नहीं है, हम लोगों ने लिखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और फ्रीक्वेंसी का और फोर्स का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। तो करते क्या है कि हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मान लेते हैं डेंसिटी और ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, ठीक है। और उसकी पावर हम इमेजिनरी कुछ अपने मन से A B C इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। और उन्हीं पावर को निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो उसके टर्म्स में निकल आएगा। यही तरीका होता है निकालने का इसका। तो चलिए अब फटाफट रख लेते हैं। तो MLT-2 यहाँ पे इसकी डायमेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे ML-3 की पावर A, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 यहाँ पे पावर B, और फ्रीक्वेंसी का -1 यहाँ पे पावर C, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, बस मैनिपुलेट करना है इसको थोड़ा सा। तो M A की पावर यहाँ पे आ जाएगा, और L-3A यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और फिर L कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे +B। अच्छा, A की पावर मैं आपको बस बताना चाहता हूँ थोड़ी सी शांति के लिए। मैंने A की पावर अगर x है, y की पावर अगर, और यहाँ पे अगर b है, b की पावर y है, तो ये तो नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर यही बेस सेम रहता है तो क्या होते हैं कि पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाते हैं, बस सिंपली। तो मतलब बस समझा रहे हैं बस आपको कि यहाँ पे 3a है इंटू LB है, यहाँ से -3a, और यहाँ पे L की पावर B आएगा, तो हम इसको लिख लेंगे A -3a + B, इस तरीके से, ठीक है। पावर सेम है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, ठीक है। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में होने चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे कर करके हम सारी चीज़ें समझते जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं T पे। T यहाँ पे है तो -2B, ओके। और फिर यहाँ पे है कि -C, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, फेयर इनफ। अब यहाँ पे MLT-2, ठीक। अब पर पावर को क्या करना है, मुझे इक्वेट करना है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो A = यानी कि जो यहाँ पे M है, M से M इक्वेट करना है पावर को, लेंथ से लेंथ की पावर को इक्वेट करना है, और टाइम से टाइम की पावर को इक्वेट करना है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है। तो A = यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1, यहाँ से 1, और यहाँ पे L की पावर को इक्वेट करेंगे तो -3a + B
इक्वल टू 1 और यहाँ पर -2b माइनस सी इक्वल टू -2, ठीक है। तो a इक्वल टू यहाँ पे 1 आ चुका है और यहाँ पे इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पर, तो b आ जाएगा यहाँ पे। तो -3 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो b इक्वल टू यहाँ पे इधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो b इक्वल टू +4 आ गया। c निकालना है भाई, तो चलिए -2 इंटू, अब यहाँ पे 4 रखेंगे यहाँ पर, तो 4 रखा -c इक्वल टू -2, तो ये 8 हो जाएगा। तो -c -2 प्लस 8 यानी कि 6, तो c इक्वल टू -6, ठीक है। ये -c इक्वल टू 6 आया तो माइनस उधर लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो मेरे पास आ गया f इक्वल टू, अब डेंसिटी की पावर a यानी कि 1 और g की पावर यानी b है, b कितना आया हुआ है 4 आया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी कितनी आई हुई है आपकी c आई हुई है यानी कि -6, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि f इक्वल टू k डायरेक्टली मतलब एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर यहीं से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो k की बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और डायमेंशन लेस हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया ऐसे क्वेश्चंस करने का, ठीक है। तो बस इसमें फ़र्क इतना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी को उन्होंने कुछ और क्वांटिटी में बदला, उन्हें क्वेश्चन में कहा, फिर उसके बाद हमने वही अप्रोच अपनाई। तो सारे में यही अप्रोच अपनाएंगे, पावर इक्वेट करेंगे, उनकी पावर की वैल्यू निकालेंगे और फिर ओरिजिनल फार्मूले में जो हमने माना था वहाँ पे रख देंगे, तो हमारा मेन फार्मूला चला आएगा, ठीक है। मेन फार्मूला जो हमारा आंसर होगा निकल के आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको डाटे मिलाते ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं और ये बिल्कुल इजी कैलकुलेशन होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो आपसे छूटने ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो आपसे छूटने ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका, और इस एक्सप्रेशन में आपको इसकी डिफिनीशंस भी मतलब पूरा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन क्या चीज़ दी हुई है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो और पूछ रहा है कि वो डायमेंशन डी का, डी यानी डिफ्यूजन कांस्टेंट कह रहे हैं उनको उसको, तो डी की वैल्यू क्या, मतलब डी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है मुझे, ठीक। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें दी हुई हैं डिफिनीशन में, तो बस उसी चीज़ को कैसे देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिएगा। उसमें n दिया हुआ है, n, तो डायरेक्टली n की उसने क्या किया हुआ है कि n का डायरेक्टली उसने डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उसको वर्ड्स में लिखा हुआ है, बस वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम निकाल भी लेंगे। तो देखिए कहने का तरीका क्या है उसका, वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल, n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कह रहा है, यानी कि n को वो ऐसे कह रहे हैं कि पर, यानी कि पर जब भी आ जाएगा तो बटा में नीचे वाली की बात करते हैं, ठीक है। तो पर, इसको समझिए कि ये पर है, ठीक है, पर है। तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड यानी कि टाइम, चलो सेकेंड लिख देते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि इसका क्या होगा L स्क्वायर और इसका T। तो अब इसका जो होगा मैं सीधा सीधा लिखूँगा कि इसका डायमेंशन जो होगा L स्क्वायर T, ये कहना चाहते हैं। इसी को उन्होंने घुमा करके कहा है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया तो यानी कि L स्क्वायर पर सेकेंड यानी कि T, बस इतनी सी बात है। इसी डिफिनीशन से मुझे ये निकाल लेना है। फिर और दूसरे में क्या कह रहे हैं वो, तो दूसरे में ये कह रहे हैं कि n2 - n1, तो n2 - n1 जो है यानी कि n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल, ये वाला n2 - n1 वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल है पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि वो तो नंबर है ना, क्योंकि वो तो नंबर है, ठीक है। और पर यूनिट
पर यूनिट पर लगा दिए यानी कि बाई कर दिया, और वॉल्यूम यानी कि L का क्यूब, ठीक है, ये निकल आया। तो इसका डायमेंशन निकल आया। और ये जो x2 माइनस x1 ये तो डिस्टेंस है यार, तो मतलब L हो जाएगा इसका, सिंपल सी बात है। तो सबका डायमेंशन मेरे पास निकल आया इन तीनों चीज़ों का, जो उन्होंने इनडायरेक्टली बोला हुआ है मैंने उसको डायरेक्टली निकाल करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, डी के निकालना है। तो डी का निकालना, तो डी का एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको उधर कर देते हैं। डी इधर आएगा, मतलब इसको सबको उधर भेजते हैं, तो n माइनस एन x2 माइनस x1, इसको इधर भेजा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब d का डायमेंशन निकालिए, n यानी कि ये वाला, और कितना होगा 1/L² t, फिर इनटू इसका क्या होगा L इंटू L इसका, फिर इसका L क्यूब, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/L t, ठीक है। और ये क्या जब ऊपर चला जाएगा तो ये L क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो अब D की डायमेंशन मेरे पास दिख रहा है वहाँ पे कि m0, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो L2 हो जाएगा, मतलब 3 में से -1 हो जाएगा, तो 2 ही ना होगा, और ये t-1, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन आ गया, सिंपल। आप देखो कि कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा था, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, ये इसकी डायमेंशन आ गए, ठीक है। तो बस इस ऐसे क्वेश्चंस जब भी दिए हो तो कुछ के डायमेंशंस दिए रहते हैं, और सभी उसको रख करके जिसका डायमेंशन निकालना है उसको रख दे, मतलब कुछ ऐसी इस तरीके से कि वैल्यू रखनी है यहाँ पे बस, और किसी सबकी वैल्यू दी हुई है, किसी एक की नहीं दी हुई होगी, उसका निकालना है मुझे, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये थी कि इसमें डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो डिफिनीशन दी हुई है तो उससे निकाल लिए, क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन सभी सीधे थोड़ी होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो एम्स 2010 का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है, ठीक, बल्कि जो अभी हम लोगों ने किया उससे आसानी है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको ये जो है एनर्जी है, वो कह रहे हैं कि ई जो है यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, एक बार लिख देते हैं। ई जो है एनर्जी है, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, और सी जो है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो आपको पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसे सोचो, ये पी था, पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, और ऑप्शंस दिए गए हैं कि बताइए पी क्यू आर की वैल्यू रिस्पेक्टिवली क्या होगी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ई जो है एनर्जी है, एनर्जी का तो हमें पता ही है, एकदम रटा हुआ है। जी हम फार्मूले से निकाल लेंगे, एच का भी हम निकाल लेंगे। तो चलो सबका डायमेंशन पहले, तो इसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ई का डायमेंशन हम निकाल लेते हैं। तो ई का डायमेंशन एनर्जी है, तो क्या है mL² t-2, ठीक है, ये होगा। ये तो मैंने 50 बार मैंने बता दिया है। अच्छा, अगर आपको किसी को भूल रहा है तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे आप कर लिया करो, 1/2 mv², मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे, और ये L t-2 का होल स्क्वायर, तो mL² t-2, तो उतना ही आ जाएगा। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी चाहे किसी की भी फॉर्म में हो, हीट की, सबकी वही होगी, ठीक है। तो एनर्जी का आ गया। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसका तो हमें फार्मूला मतलब बहुत पहले से याद होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से g का आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे F_r² m1 और m2, ठीक है। तो g का यहाँ पे आ जाएगा, नहीं मैं अच्छा मतलब डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं पता, थोड़ा बेसिक्स जानकारी है, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। mL t-2, ठीक है, और ये L²। मैं वो कोई ऐसा अप्रोच मतलब मैं नहीं अपना रहा हूँ कि जिससे मतलब आपको लगे कि क्वेश्चन इस अप्रोच से तो हो ही नहीं सकता। बेसिक जिसको फंडामेंटल चीज़ें भी पता है ना, वैसे ही करना है हम। ये कैंसिल आउट करें तो जी,
और m ऊपर गया तो -1 और फिर l का क्यूब और t की -2, ठीक है। तो g का आ गया, तो चलो g का आ गया तो कोई बात नहीं, g का लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको तो मिटा देते हैं आप। m-1 मेन चीज़ें हैं हमारे पास, सबकी डायमेंशन अगर याद है तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर कोई बात नहीं, नहीं याद है तो बेसिक का तो याद है ना, इतना कौन याद कर पाएगा, ठीक है। और e यानी यहाँ पे अब आ गया h पे, तो h का भी निकल जाएगा, ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। E/f, अरे मतलब E = h म्यू या फिर hf कह लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से h की क्या हो जाएगी, h एनर्जी बटा f, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, एनर्जी का क्या है ml² - 2 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का t-1, तो ये इसका क्या हो जाएगा ml² t-1, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो h का ये मेरे पास आ गया, चलो लिख लेते हैं ml² t-1, राइट, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। तो मैं इसको रफ करते जा रहा हूँ, कोई इसकी ज़रूरत तो है नहीं, मतलब आप चलो कोई बात नहीं, आप नोट भी करते जाओ, आपको अगर नहीं पता है तो नोट भी कर दो, नोट कर लिया होगा, ठीक है, रोक करके नोट कर लिया करो। और C का हमें पता है LT-1, राइट, चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं सारा चीज़। तो ml² t-2, ठीक है, g L3t-2, ये हो गया। और h, तो h का यहाँ पे ml² t-1 h हो गया। और c यानी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, c का यहाँ पे LT-1, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पावर क्या है, P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तो ml² t-2, यहाँ पे ये हो गया। अब m, ध्यान से सुनिएगा, -p, ठीक है, और कहीं m है, यहाँ पे है, तो +q, यहाँ पे 1 पावर है तो +q। अच्छा, अब आते हैं l पे, l पे 3 × p, ये हो गया, और l यहाँ पे है तो +2q, और यहाँ पर भी l है तो +r, ठीक है, ओके, l हो गया। अब आते हैं t पे, तो यहाँ पे -2p प्लस, यहाँ पे -q, यहाँ पे -r, ठीक है, सबकी पावर ऐड करते जा रहे हैं साइन के साथ, ठीक है। अब करना क्या है, मुझे बस इनकी पावर को इक्वेट करना है, मतलब t से t, l से l और m का m, तो -p + q = 1, और यहाँ पे 3p + 2q + r = 2, ये पावर 2 के बराबर होगी, ये -2 के बराबर होगा ये वाला, तो -2p + -q - r = -2, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स फेयर इनफ। और अब इनको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करना है तो बस सिंपल सी दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस आ रहे हैं, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो 1-2 वेरिएबल में आ जाएंगी। ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे ये p होगा, और ये हो जाएगा +q, और ये कट करके 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया अब इन दोनों के इक्वेशन, p + q = 0। ठीक है,
अब यहाँ पे ये चीज़ है, तो अब इसको और इसको क्या कर देना है मुझे, ऐड कर देंगे, तो और भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे ये इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2q इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू यहाँ से मुझे आ गया 1/2। q की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ गई। तो q की वैल्यू 1/2 आ गई। तो चलो यहाँ पे आप काम करते हैं, और एक तो आया ही था मेरे पास p प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, एक ये, तो q की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो p आ जाएगा मेरे पास -1/2, ठीक है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, इसको उठा करके यहाँ रखा, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, अब r की भी वैल्यू आ जाएगी। तो चलो r की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अब देखिए q की वैल्यू आ चुकी है और p की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अब मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो चाहे इसमें रख देंगे चाहे इसमें रख देंगे, तो मेरे पास अब r की वैल्यू आ जाएगी। चलिए किसी में भी रख देते हैं, चाहे इसमें चाहे उसमें, तो 3 इंटू, चलो इसमें रख देते हैं, तो p की वैल्यू -1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, q की वैल्यू 1/2 है, और प्लस r इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3/2 और प्लस r, चलो एक काम करते हैं, इसका लिख देते हैं +1, ठीक है, +1 प्लस r इक्वल टू 2, ठीक है। ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे r और ये 2, तो बस अब कुछ नहीं करना है, -3/2 प्लस 1 प्लस r, तो एक काम करते हैं प्लस r 2 - 1, इस 1 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह तो कम पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे मतलब इस चीज़ को यहाँ सॉल्व कर दें, ठीक है, चाहे इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा मेरे पास r इक्वल टू 1 प्लस 3/2, तो यानी कि r की वैल्यू आ गई मेरे पास ये 2 प्लस 3/2 यानी कि 5/2, तो r की वैल्यू मेरे पास 5/2 आ गई, ठीक है। तो बस आपको अब आ गया सारा, वो p q की वैल्यू पूछा था, तो p की वैल्यू आपके पास -1/2 आ गई, q की वैल्यू 1/2 आ गई, और r की वैल्यू 5/2 आ गई, ठीक है, सिंपल, ठीक है। बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, बस ये तो आपको मतलब करना चाहिए तुरंत। आप बैठे हैं तो बिल्कुल पेपर पे इसको सॉल्व करिए, ठीक है, उसी वक्त, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्यूशन करता जा रहा हूँ तो सब आप उतारते जाओगे, सच में ना, कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा, 1% भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप नोट कर लो एक बार, ठीक है, और मैं रफ करता हूँ इसको, हाँ। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो f जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, या फिर उन्होंने मतलब जो भी वर्ड्स यूज किया हुआ है आप पढ़िए एक बार, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कह रहे हैं वो f को, और k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, और m जो है मास है, तो x और y की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी है, तो t-1 इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। और k जो है यहाँ पे f/, आपने स्प्रिंग कांस्टेंट तो पढ़ा होगा ना, f = kx, ये तो छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा, f = kx, SHM में पढ़ते हैं, हुक्स लॉ है, ठीक है। तो वहाँ से k की इक्वल टू f/x हो जाएगा, तो k का डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा ml t-2/l, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा m t-2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सब कुछ रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर m l t-1, ये 0 पावर होगा फ्रीक्वेंसी का, और a जो है डायमेंशन लेस है, एक्सेलरेशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। और m जो है यहाँ पे m x, और इसका k का m t-2, ठीक है, और पावर y, और बस इक्वेट करना है, आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दीजिए, x + y
ये पावर y आएगा तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, फिर t माइनस 2y, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यार, mx आएगा तो m की पावर y आएगा, t की माइनस 2 आएगा, माइनस 2y, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम है तो x प्लस वाई, ठीक है। मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये कह रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, और t का जो है माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1, है ना। आप ये देखो यहाँ से, और l का तो कोई यहाँ पे पावर ही नहीं है, तो यहाँ पे y इक्वल टू जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। और x इज इक्वल टू प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब आंसर आप मैच करा लो। ठीक है, तो आंसर आप मैच कराओगे तो आपका डी पार्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये भी शायद AIPMT में आया हुआ है, AIPMT में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, मतलब हम लोग तो थोड़ा सा मतलब ठीक भी कर ले रहे हैं क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने कराया है ना, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, ठीक है। उसी पे बेस्ड है, तो मतलब कह रहे हैं कि आप मतलब दो क्वेश्चन इसमें मिले हुए हैं कि आप मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और सरफेस टेंशन को जो है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी आप मानते हुए वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी को टर्म्स में निकालिए, ठीक है। तो पहला दो क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि इन दोनों को पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, नहीं भाई, ये अलग अलग क्वेश्चन है। मतलब एक बार आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसको लेकर के ऐसे ए बी सी मान करके, ठीक, और फिर एक बार सरफेस टेंशन के टर्म्स में निकालना है। इसमें बेसिकली दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पी क्यू आर आप ऐसे मान लो, ठीक है, आप ऐसे मान लो। एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो, दो क्वेश्चन है, दो आंसर आएंगे, ठीक है। लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ दिस और फिर सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है। तो बिल्कुल फंडामेंटल, वैसे तो मुझे कराना भी नहीं चाहिए, पहले ही क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। तो अब लिख दिया तो करा ही देते हैं, क्या प्रॉब्लम। आप प्लीज़ अपने आप से ट्राई कर लो, ठीक है, मैं तो करा ही रहा हूँ। तो मोमेंटम का होता है डायमेंशन मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो बस इसका यहाँ पे m/L/t-1, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन आ गया मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v f और पावर a b c, ठीक है। तो लीनियर, अब यहाँ पे अब सीधा रख देते हैं m/L/t-1, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/t-1 की पावर a और फ्रीक्वेंसी t की -1 तो पावर b, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको क्या लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पे लिखे ही हैं। और डेंसिटी जो है ml की पावर -3 तो पावर c, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इक्वेट करना है मुझे, प्रैक्टिस है बस, और कुछ नहीं। m की पावर c, फिर l, यहाँ पर l है और यहाँ पर l है, तो l a और यहाँ पे -3c, ठीक है। अब यहाँ पे t है तो -a और यहाँ पे -b, है ना, ठीक है। बस इक्वेट करना, तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, l a प्लस a माइनस 3c इक्वल टू 1, है ना। तो c की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो a -3 के 1
और 1, तो a इक्वल टू 1 प्लस 3, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे निकाला है तो माइनस a माइनस b किसके बराबर, -1 के बराबर। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऐसे सिंपल। तो ठीक है, तो a की वैल्यू निकली हुई है मेरे पास, तो 4 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 4 तो -3, तो b इक्वल टू -3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो सीधा फार्मूला बन के आ गया मेरे पास, p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी a पावर कितना है, a की वैल्यू 1 यानी कि 4, और फिर फ्रीक्वेंसी यानी कि पावर b कितना हुआ है -3, और डेंसिटी यानी कि c कितना हुआ है मेरे पास 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मोमेंटम के टर्म्स में आ गया, फिर नोट डाउन कर लीजिए। टेंशन जैसे ही आया तो आपको लग रहा होगा, ठीक है। और ये एक ऑप्शन में ही शायद किसी क्वेश्चन में मैंने देखा था कि डायमेंशन सेम किसका होगा, तो एक टेंशन होता है, टेंशन मतलब फोर्स, और एक होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, मैं बस कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। सरफेस टेंशन, टेंशन यानी फोर्स, ये क्या है, टेंशन यानी फोर्स, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ऐसा मन में आ रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, इनका दोनों का डायमेंशन अलग है। इसका फोर्स है तो इसका जो होगा MLT-2। ठीक है, सरफेस टेंशन का होता है फॉर्मूला S इज इक्वल टू F/L, ये फार्मूला होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा MLT-2/L। ठीक है, फोर्स का रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा ML की पावर 0 T-2। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों फोर्सेज हैं, पर ये पर यूनिट लेंथ है, और ये क्या है, सिंपली फोर्स है, कलेक्शन ऑफ फोर्सेज है, ये फोर्स है, और वो क्या है, पर यूनिट लेंथ पे फोर्स जितना लग रहा है वो सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे वैसे, मतलब, तो अब इसकी यहाँ पे रख देते हैं कि ML0T-2, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसको पहले ये ऐसे लिख लेना चाहिए था मुझे, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, और कुछ यहाँ पे PQR ऐसे मान लें। ठीक, तो और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, LT-1। मतलब ये तो बोर हो जाओगे करते करते, पर कोई बात नहीं, काम ही क्या है, ये प्रैक्टिस है यार। मतलब आप ये सोच रहे हो कि एक ही चीज़ बार बार आ रही है, एक ही तरीका है। ML-3 प्रैक्टिस है। आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे कि फिर आपको बस पेन चलाना रहेगा। R और फिर यहाँ पे L की पावर P, यहाँ पे नहीं है L, यहाँ पे -3R, फिर T माइनस P माइनस Q, ये हो गया ना। ओके, अब R की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, L की वैल्यू यहाँ पे P-3R इक्वल टू 0, और यहाँ से -P माइनस Q इक्वल टू -2। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो R की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो P-3 × 1 इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से ओके। अच्छा, अब देखिएगा, R की वैल्यू आ गई और P की वैल्यू आ गई, तो मुझे अब चाहिए Q की वैल्यू।
ठीक है। तो चलिए Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P की वैल्यू -3 यहाँ पे रख देंगे, -Q और 2, तो -Q इक्वल टू -2 + 3, तो ये आ जाएगा 1, तो यानी कि -Q इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स Q इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपली सारी चीज़ें यहाँ पे रख देनी है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। पी की वैल्यू कितनी आई है 3, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्यू की वैल्यू कितनी है -1, और उसके बाद डेंसिटी की वैल्यू कितनी है आर, यानी आर मतलब आर की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। और चाहे तो इसको कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लगा सकते हैं, लेट्स से मतलब कुछ भी लगा सकते हैं, लेट्स सेट के ही लगा देते हैं, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है, आपका आंसर इस फॉर्म में ही देखेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ मिले तहाँ मतलब इसको ढूंढ जो भी क्वेश्चंस आपके पास बुक्स में हैं उसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हाथ पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डायमेंशन के क्वेश्चन जो हम लोगों ने थे 11th को तो सारे कर लिए। तो अब 11th का डायमेंशन तो ख़त्म हो गया, अब 12th के डायमेंशन हम लोग करने जा रहे हैं 12th क्लास में, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होंगे और मैग्नेटिज्म में, इनके डायमेंशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये तो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली Q होता है, तो Q इक्वल टू होता है I/T, ठीक है। तो ये डिराइव क्वांटिटी है और दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन एम्पियर और टाइम, ठीक, ये हो गया। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ये होता है W/Q, ठीक है। अच्छा, इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ का भी डायमेंशन से भी निकाला जा सकता है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ से आसानी होगी। हमें वर्क का पता होता है mL² T-2, चार्ज का भी निकालें हम AT, तो ये हो जाएगा mL², अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3A, ठीक है, A-1, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के देखिए दो फार्मूले होते हैं, आप जानते हैं, R = ρL/A, ठीक है, और एक होता है V/I, होता है V/I, तो चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इससे आप निकालने बैठे हो तो चलो L और A का तो हमें पता है, पर रजिस्टिविटी का तो मुझे पता नहीं है ना, उसका तो अभी हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा आगे चल रहे तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ से इसका मुझे पता चल गया है, किसका, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और करंट का, तो ये तो फंडामेंटल है, तो यहाँ से ये वाला यूज करना मेरे लिए आसान होगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, रेजिस्टेंस का कब वो अगर पूछ लेते हैं, मतलब मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं याद है, आपको बेसिक तो वर्क का तो याद ही होगा ना, वर्क का आपको नहीं भूलना है। वर्क मैंने आपको पहले बताया, वर्क, एनर्जी, फोर्स, ठीक है, इन सभी चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए आपको। तो मान लीजिए पोटेंशियल का आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, पोटेंशियल का आपको अगर नहीं याद है तो क्या करोगे, पोटेंशियल को हम लिख देंगे W/QI, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे mL² T-2 वर्क, अब इसका क्या हो जाएगा AT और A होगा, चार्ज का हमने AT और इसका A लिख दिया, तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग mL² T, अब ये जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये दोनों जाएंगे तो माइनस, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है।
मैं बस इसी का बेसिकली यही कह रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल चीज़ों को भी याद है ना, तो आप बड़े क्वांटिटी का भी निकाल सकते हो। बस यही बताना चाहता हूँ, भूल भी गए तो उसको तोड़ते जाइए और तोड़ते जाइए, फिर भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस यहाँ से भी निकाल सकते तो डायरेक्ट आपको अगर ये पता है तो ये उठा करके रखिए, आपका डायरेक्ट निकल आएगा। तो सीधा यहाँ पे ए आता तो माइनस का 2 आ जाता है यहाँ पे, और बाकी सब वैसे ही रहता है, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं कंडक्टेंस पे, ठीक है। इसका थोड़ा सा कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट किए हुए हैं, और आपको ख्याल आता होगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी जी ही से था, तो क्यों नहीं इसको सी से ही हम डिनोट कर देते हैं। तो देखिए सी से इसको इस वजह से हमने नहीं किया क्योंकि कैपेसिटेंस का भी करने जा रहे थे, तो वो ओवरलैप कर जाता, राइट। तो इस वजह से जी, तो जी जो है कंडक्टेंस है, तो जी इक्वल टू होगा 1/r, ठीक है। अब देखिए r का यहाँ पे याद होना चाहिए आपको। अब किसी को ये दिमाग में है कि r का तो मुझे पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप r का नहीं पता है तो आप ऐसे कर लो, ये होगा v/i और v/i i/v ऐसे लिख लेंगे। और चलो v का भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको लिख लेंगे w/q, q ऊपर चला जाएगा तो w का तो पता है ना, और q का तो पता है ना, i का तो पता है ना, ये तो कर लेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि सबका निकल जाएगा, बस आपको फंडामेंटल चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं तो अभी कर लेता हूँ इसे। अब इसी का सारी पावर पलट जाएगी क्योंकि ये इन्वर्स है, तो सारी पावर पलट जाएगी। तो m-1 t और सॉरी l का -2 और t का +3 और a का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्टेंस का ऐसे फॉर्मूला होता है, ठीक है, VL/di/dt, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से L हमको लिख सकते हैं VDI/dt, और पोटेंशियल का मान लेते हैं, नहीं याद है, भूल गए, कोई बात नहीं, इसको W/Q लिख लेंगे, फिर di/dt। अब क्या करना है, बस सिंपल सा, इसको लिखते हैं mL² t-2 और इसका AT और फिर इसका A और बाई T, ठीक है, समझ आ रहा है ना। करंट है ऊपर तो करंट का A और नीचे T है तो T, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये AT, तो इससे इसे कैंसिल आउट हुआ। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग mL² t-2 और ये A-2, ठीक है। A स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया इंडक्टेंस का, ठीक है। तो देखिए मैं वही चीज़, वही अप्रोच अपना रहे हैं, मतलब जो आपको आपसे हो सके। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला याद है तो उसको रखते जा रहे हैं, ठीक है। वो जहाँ नहीं बिल्कुल हो सकता है वहीं ऐसा काम करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच है जो एकदम एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल करने लायक होगा, एवरेज स्टूडेंट्स भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का होता है, इसको मान लेते हैं हम लोग C, ठीक है, और C Q/V होता है, ठीक है, Q/V, तो इसका हो जाएगा AT, और मान लेते हैं इसका नहीं पता है आपको तो क्या लिखेंगे W/Q, तो Q ऊपर चला जाएगा, तो अब लिख सकते हैं इसका AT और फिर इसका AT और फिर W का हो जाएगा mL² t-2, तो अब हो जाएगा m-1 ऊपर जाएगा तो ये L² माइनस हो जाएगा ऊपर, और फिर ये T जो है ये माइनस, ये प्लस में है तो ये ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो T की पावर 4 और A का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का, ठीक है। अब आते हैं रजिस्टिविटी का। तो देखो रजिस्टिविटी का अगर मान लेते हैं आपको नहीं पता है V/I, ठीक है, नहीं पता है, तो आप क्या करोगे V/I, फिर इसको Q/W/QI ऐसे रखेंगे तो R का आ जाएगा, चलो ठीक है।
ऐसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया। अब रजिस्टिविटी का, तो देखिए रजिस्टिविटी होता है, इसमें होता है रो एल बाई ए, ठीक है। और फिर यहाँ से हो जाएगा ये रो इक्वल टू आर ए एल, ठीक है। ऐसे इसको इधर भेजा, नीचे आया, तो इस तरीके से ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। तो अब रजिस्टिविटी के लिए आर पता होना चाहिए, तो चलो मान लेते हैं आर नहीं पता है मुझे, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, आर की जगह पे मैं लिखूँगा वी बाई आई, चलो वी बाई आई, तो चलो वी का भी नहीं पता है तो फिर डब्ल्यू बाई क्यू लिखेंगे, फिर आई आ जाएगा, ठीक है। तो आर की जगह पे पूरा ये रख सकते हैं, तो डब्ल्यू क्यू आई, फिर ये पूरा हो गया आर, फिर ये ए, फिर एल, ठीक है। बिल्कुल मुझे भी नहीं याद है, मतलब आप सोचो, मतलब मुझे नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक्स जानता हूँ ना, बेसिक डायमेंशन जानता हूँ, तो फिर भी मैं निकाल लूँगा। इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, फिर इसका क्या होगा ए टी, फिर इसका ए, फिर इसका एल, फिर इसका एल स्क्वायर, है ना। फिर एक एल से एक एल कट जाएगा, फिर टी जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देते हैं एम एल स्क्वायर, और टी ये है माइनस, तो ऊपर जाएगा ये, तो टी माइनस 3, और ये दोनों ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे ये है जो ए स्क्वायर, तो ये माइनस 80, ठीक, ये हो गया। और कुछ छूट रहा है क्या? आई थिंक यहाँ पे एल था, एल स्क्वायर था, तो नीचे एल था, एल एल कैंसिल हो गया, तो एक एल, हाँ एक एल आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, ये कैसे छूट सकता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ये हो गया, ठीक है, फेयर इनफ। अब ये आ गया मेरे पास रजिस्टिविटी का, ठीक है, ये किसका है, रजिस्टिविटी का डायमेंशन है, ठीक है। मुझे कुछ भी पता नहीं था, आप देखते जा रहे हो, मैं बेसिक से ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी तो है, तो ये होता है सिग्मा 1/ρ, ठीक है। तो जो भी है, मैं इसको हटा दूँ, कोई बात नहीं, रहने देते हैं, जो भी है उसका पावर उल्टा कर देते हैं, -1 L -3, फिर T +3 T2, ये आ गया, ठीक है। बस इसका पावर को, मतलब नीचे था तो ऊपर चला जाएगा तो सारी पावर बदल जाएगी, ये नीचे था, ये नीचे m आएगा तो ऊपर माइनस, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी हो गया। अच्छा ठीक है, आपको अब यहाँ पे दिमाग में आता होगा कि भाई 1/ρ का तो मुझे पता ही, 1/ρ है तो रो का तो मुझे याद नहीं होगा उस समय, सिर्फ अगर कंडक्टिविटी दे तो कोई बात नहीं, आप रो का नहीं पता तो आपको ये तो पता है ना कि अच्छा ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं वो अप्रोच बताता हूँ, बाकी अब भूल भी गए तो क्या करेंगे, ठीक है। सब कुछ भूल जा रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, बेसिक पे तुरंत चले जाइए। डायमेंशन का यही मतलब, एक 1/ρ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/, अब देखिए R = ρL/A होता है, तो इसको लिख सकते हैं RA/L, है ना। फिर उसको ऊपर रखेंगे तो LRA, ठीक है। अब इनका पता है, अब चलो मान लेते इसका भी नहीं पता है, तो L/RA, तो इसकी जगह पे V/I, तो I ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं इसका भी नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला बेसिक्स पे चलते जाइए। W/Q, तो Q ऊपर आ गया, और A, अब इसका तो पता ही होगा ना आपके पास, क्या होगा mL² T - 2, फिर इसका जो है
एल स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका ए टी, फिर इसका एल, फिर इसका ए, सभी को मैनिपुलेट कीजिए, उतना ही आ जाएगा, है कि नहीं। नोट कर लीजिए। अब देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव या फिर रिलेटिव परमिटिविटी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इन तीनों को निकालते हैं। अच्छा, इसको अब एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाता है। आप ये 12th में जब जाओगे तो पढ़ोगे। तो F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन निकालना है। एक्चुअल में ये JEE एडवांस में कई बार आ चुका है, 2 बार, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का। तो F, और ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको भेज ही देते हैं। आर स्क्वायर फिर Q1 Q2, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट की मुझे निकालनी है। तो एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो चलो यहाँ रख देते हैं हम लोग डायमेंशन। तो इसका हो जाएगा MLT-2 और इसका एल स्क्वायर, फिर इसका AT, फिर इसका AT, और ये एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा M, और ये हो जाएगा L का क्यूब, और ये 2 है तो ये नीचे 2 ऊपर जा कर के ये -4 हो जाएगा, A-2, ठीक है, ये आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो देखिए इसका डायमेंशन ये होगा और इसका भी डायमेंशन यही होता है, ठीक है, इसका भी डायमेंशन यही होता है। तो ये जो होगा एक्चुअल में हो जाएगा आपका डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा तो M0 L0 T0 फिर A0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बहुत ही ईजी है निकालना यार, F/Q, ठीक है। क्या निकालना है यहाँ पे, सीधा सीधा रख देंगे हम लोग MLT-2 और इसका AT, है ना। तो ये हो जाएगा ML, और ये ऊपर जाएगा तो -3, और ये A-1, है ना, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। अब इतना नोट डाउन करिए। अच्छा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पता नहीं है, ठीक है, सब कुछ। अब JEE एडवांस में यही पूछा था, तो इसमें क्या है जो आपको नहीं पता है, सब कुछ पता होगा, ठीक है। तो बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, बेसिक्स आपको पता होगा तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये होता है Q/2L, ये फार्मूला होता है इसका। डिस्टेंस होती है ये दो अपोजिट चार्जेस के बीच में। तो इसका डायमेंशन AT, फिर इसका L, तो बस क्या लिख देंगे M0 LT LTA सबकी पावर 1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जितने रिलेटेड थे वो सारी चीज़ें हो गए, करंट का भी हो गया, ठीक है। तो अब बाकी है हमारा मैग्नेटिज्म का, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटिटी का अब हम लोग निकालेंगे, फिर इतना नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होता है, ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ में। तो यहाँ पे निकालेंगे ML²T-2 ATLT-1 साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता यार, तो इस वजह से इसे छोड़ देंगे। तो
एल, यहाँ पे एल हो जाएगा, ये एक एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये t-2 और सिर्फ a-1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमने निकाला है, और फिर एरिया का एल स्क्वायर, तो सिंपल अब हो जाएगा m एल का क्यूब t-2 a-1। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, नोट डाउन कर लीजिए। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। आप ये देखो कि ये एल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे तो एल होगा ना, क्योंकि एल स्क्वायर जो है ये तो एनर्जी का है, तो एनर्जी का लिखते लिखते थोड़ी आदत बन गई। कोई बात नहीं, वहाँ पे एल होगा तो कोई बात नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है दो पैरेलल वायर के बीच का फोर्स का। ठीक है, ठीक है, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो चाहे रिपेल कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है, ये उसका फार्मूला है। तो यहाँ पे म्यू यहाँ से आसानी से निकल आएगा। तो देखिएगा म्यू नॉट, सबको उधर ले जाते हैं, तो F/L और ये 4 पाई, फिर R ऊपर और नीचे I1 और I2। तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट ml t-2 और इसका L और फिर ये नीचे L, तो इसका AT का स्क्वायर, मतलब AT इसका, सॉरी AT होगा, इसका A होगा, इसका भी A होगा, तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो M कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो ML t-2 और A का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं।
ये मैग्नेटिक डाइपोल में करंट इनटू एरिया होता है, ठीक है। पढ़ेंगे सब जा करके, बस फार्मूला आपको बस ऐसे देखते जाइए बस। ये होगा करंट का ए होगा, और एरिया है ये, तो एरिया कंफ्यूज नहीं होना, एरिया का एल स्क्वायर, तो यानी कि m0 L0 T0 और एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एल स्क्वायर, और तब क्या हो रहा है, m0 L का स्क्वायर T का 0 और ये A, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे जो है माइनस होगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक। अब देखिए पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ का होगा m, और ये म्यू बी बाई एल होता है, तो ये सारी चीज़ें ए एल का स्क्वायर और नीचे L है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा m0 L T0 A, ठीक है। ये पोल स्ट्रेंथ का हो गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो डायमेंशन वाला पार्ट जितना बेसिक फार्मूले थे हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या है कि आपको बार बार रिकॉल करना है, बार बार रिवाइज कर लेना है। इसको कई बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बुक्स में सारे लगा डालिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट का कन्वर्जन, बेसिक यूनिट का कन्वर्जन डेसीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। फिर डाइन को न्यूटन में कैसे चेंज करेंगे, ऐसे अपने फार्मूले पढ़े होंगे, देखे होंगे। N1 U1 N2 U2 बेसिकली ये चीज़ है क्या, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अगले क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर इनफ आज इतना हो चुका है, आज के लिए इतना ही।